वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20th दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो लेट्स बिगिन। Japan and India join forces to tackle space debris. India strengthens ties with North Korea. Sahitya Academy Award 2024. Direct tax collection surges in 2024-25. International Human Solidarity Day 20th of December and at the end MCQs. तो पहले हम कल वाला सवाल देख लेंगे। हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स आर देयर इन इंडियन नेवी। चलिए, कितनी कमांड्स है? 3। ठीक है, कौन कौन सी? वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड और सदर्न नेवल कमांड। आप इसकी डायरेक्शन देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे लोकेशन देख लीजिए, है ना। वेस्टर्न नेवल कमांड इन मुंबई, Southern Naval Command in Kochi, Eastern Naval Command in Visakhapatnam, Andhra, Kerala and Maharashtra। ठीक है, तो ये सब देखिए। इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली। एक्स्ट्रा जो आपको इंफॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए। और एक यूनिफाइड कमांड भी है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जहाँ पे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड मिलके काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा सवाल। आते हैं हमारी न्यूज पे। जापान एंड इंडिया जॉइन फोर्सेस टू टैकल स्पेस डेब्रिस। देखिए, जापान और इंडिया ने मिलके स्पेस डेब्रिस को टैकल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो स्पेस डेब्रिस बेसिकली होता क्या है? देखिए, हम जो भी सैटेलाइट्स हमारी अर्थ के स्पेस में भेजते हैं तो वो वहाँ पे रह जाते हैं, है ना। एक बार वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए हमने कुछ भेजे तो कुछ टाइम बाद वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, काम नहीं करते, लेकिन वो घूमते तो स्पेस में ही रहते हैं ना। तो वो डेब्रिस, एट द एंड डेब्रिस हो जाता है, स्पेस डेब्रिस कहलाता है। ठीक है, तो जापान एंड इंडिया ने कोलैबोरेट किया है जो इंक्रीज्ड इशू है स्पेस डेब्रिस का, उसको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे? द यूज ऑफ लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट्स to remove defunct satellites and manage clutter in orbit। अर्थ के ऑर्बिट में जो भी डिसफंक्शनल जो सैटेलाइट्स थी, अब जो डेब्रिस हो गया है, उसको लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट से ठीक करने को। ठीक है, ऑर्बिटल लेजर्स फ्रॉम जापान, ये कंपनी है ऑर्बिटल लेजर जापान की, और इंस्पेसिटी फ्रॉम इंडिया हैव साइंड अ प्रिलिमिनरी अग्रीमेंट। तो दो कंपनीज आपको याद रखनी है, जापान से ऑर्बिटल लेजर एंड इंडिया से इंस्पेसिटी। ओके, चलिए, ये थी हमारी न्यूज। अब हमें इसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको स्पेस डेब्रिस समझा दिया कि अर्थ के ऑर्बिट में जो भी डिसफंक्शनल सैटेलाइट्स रह जाती हैं वो स्पेस डेब्रिस कहलाती है। नाउ अब आप देखिए जापान को। आप ये जापान का मैप देख सकते हो। जो भी आपको ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ठीक है, दिस इज जापान। जापान एक आइलैंड नेशन है जो कि ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। ठीक है, इधर आप चाइना देख सकते हो, तो इसके ईस्ट में लोकेटेड है जापान, और पैसिफिक ओशियन में ये लाई करता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, आर्किपेलागो का मतलब है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, कुछ मेजर आइलैंड्स है। कौन कौन से? 5 मेजर आइलैंड्स है, याद रखेंगे। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु एंड ओकिनावा। तो ये पांचों आपको याद रखने हैं। ये मेजर आइलैंड्स है, यहाँ के 5 मेजर आइलैंड्स। हाईएस्ट पीक हम देखें, माउंट फुजी। साइक्लोन्स को क्या कहते हैं जापान में? टाइफून्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एक्सरसाइजेज हैं इंडिया और जापान के बीच में, बायलैटरल एक्सरसाइजेज। धर्मा गार्डियन, आर्मी एक्सरसाइज। फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज आ जाएगी, वीर गार्डियन। जाइमेक्स इज मैरिटाइम एक्सरसाइज। और एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज भी आप ध्यान रखोगे, मलाबार। किन 3 देशों के बीच में होती है? इंडिया, जापान एंड यूएसए। ठीक है, याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो इनको आपको नोट करना है ताकि आपके काम आए। ठीक है, अच्छे से मैप को एक बार देख लीजिए, है ना। यहाँ पे साउथ कोरिया है, इधर नॉर्थ कोरिया है, रशिया की थोड़ी सी टेरिटरी है, देन चाइना।
चलिए, इंडिया स्ट्रेंथन्स टाइज विद नॉर्थ कोरिया। हमने मैप में अभी नॉर्थ कोरिया भी देखा था। तो नॉर्थ कोरिया के साथ इंडिया कैसे स्ट्रेंथ कर रहा है अपने रिलेशंस। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिज्यूम कर लिया है नॉर्मल ऑपरेशन एट इट्स एम्बेसी इन प्योंगयांग। प्योंगयांग है कैपिटल नॉर्थ कोरिया की, ठीक है, ये कैपिटल सिटी है नॉर्थ कोरिया की। तो वहाँ पे जुलाई 2021 में इंडिया ने क्या किया था, ड्यूरिंग कोविड-19 उनकी एम्बेसी जो है, हमारी एम्बेसी को नॉर्थ कोरिया में बंद कर दिया था। अब वो वापस से रिज्यूम कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ कुछ अपने जो रिलेशन है उनको स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बेसी खोल दी गई है, ठीक है। तो ये है न्यूज़। ये है किम जोंग उन, वहाँ के प्रेसिडेंट भी आप कह सकते हो, ये डिक्टेटर है नॉर्थ कोरिया के, है ना। चलिए, दिस इज नॉर्थ कोरिया मैप में। चाइना के बिल्कुल साउथ में ये लाई कर रहा है। येलो सी आप ध्यान रखोगे, इसके साउथ वेस्ट में प्योंगयांग कैपिटल सिटी, साउथ कोरिया इन द साउथ, ठीक है। ईस्ट सी ऑफ जापान। तो येलो सी और सी ऑफ जापान आपको याद रखना है। ऊपर कंट्री आती है चाइना, इधर साउथ कोरिया, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। देखिए, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में दिया जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन 24 लैंग्वेजेस इन टोटल। तो 2 लैंग्वेजेस के लिए इस बार नाम सिलेक्ट कर दिए गए हैं। हिंदी पोइट है गगन गिल, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में गगन गिल को ये मिल रहा है, ये गगन गिल है। इंग्लिश राइटर जो है एस्टरिन कायरी, ये आप देख सकते हो, इनको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये मिलने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, कब से ये दिया जा रहा है, सिंस 1954। 1954 से ये अवार्ड दिया जा रहा है बाय साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, नेशनल बॉडी है साहित्य अकेडमी। ये हर साल न्यू दिल्ली में इसे देती है सिंस 1954। 24 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है जिसमें ये दिया जाता है, ये देख लीजिए आप, ये पूरी लिस्ट है 24 लैंग्वेजेस की। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, है ना, ये अलग अलग लैंग्वेजेस आप देख सकते हो। संस्कृत, सिंथली, तमिल, तेलुगु, ओके। चलिए, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया के सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ना, अवार्ड और ऑनर है। चलिए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सर्जेस इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो रिपोर्ट्स आई हैं और हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो बढ़ गया है ना, उसका प्रपोर्शन बढ़ गया है टोटल टैक्स में। सब्सटैंशियल 20.32% इंक्रीज देखने को मिला है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का मतलब है अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च 31, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर ऐसे चलता है किसी भी साल का। तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 अभी आने को है, लेकिन इससे पहले ये एस्टिमेट निकाल दिया गया है कि इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20.32%, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस। और नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज आल्सो एक्सपीरियंस ग्रोथ, कितना, 16% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। हम कंपैरिजन पिछले साल से ही करते हैं ना, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से 16% इंक्रीज देखने को मिला है नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। देखिए, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो टोटल टैक्स कलेक्टेड, उसमें से रिफंड्स जो हम गवर्नमेंट जो लोगों को देती है रिफंड्स, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल टैक्स से रिफंड को माइनस कर देंगे। चलिए, पहले तो आप टाइप ऑफ टैक्सेस देख लीजिए। टैक्सेस के मेजर जो टाइप्स है दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में इंक्रीज देखने को मिला है एंड नेट डायरेक्ट टैक्स में भी इंक्रीज देखने को मिला है। ये कुछ कमोडिटीज है ये है जिसमें
डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, ठीक है, टैक्सेबल जो नहीं है इनकम, और ये है जो टैक्सेबल है। तो कुछ जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, स्कॉलरशिप, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, है ना, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, जो भी आपकी सेविंग्स होती है उसमें कोई इंटरेस्ट आपको मिले तो उसमें आपको टैक्स नहीं पे करना होता, गिफ्ट्स, रिलीफ फंड्स, पेंशन इनकम, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि ये टैक्सेबल नहीं है। फिर जो कुछ टैक्सेबल है इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी पे लगता है, प्रॉपर्टी पे लगता है, बिजनेस और कोई भी आप प्रोफेशन में हो उस पे लगता है। कैपिटल गेन्स, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें आपने कोई कैपिटल होता है जैसे आपने कोई भी इक्विपमेंट खरीद दिया, कोई मशीनरी खरीद दी, उसमें आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से कोई आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो वो टैक्सेबल होती है, ठीक है। अदर सोर्सेज भी। चलिए, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 20 दिसंबर। आज 20 दिसंबर है और आज है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। तो डेज भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि 20 दिसंबर को एक दिन मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। इस दिन में होता क्या है, प्रमोट्स यूनिटी एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। यूनिटी और कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है 2024 का, आवर फ्यूचर रेस्ट्स ऑन सॉलिडेरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, थीम इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए ने दिसंबर 2005 में ये प्रोक्लेम किया था, ठीक है। तो 2005 से हम ये दिन मनाते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिडेरिटी इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है, ग्लोबल जो भी चैलेंजेस है उनको एड्रेस करने के लिए ये दिन मनाया जाता है ऑन सॉलिडेरिटी, ठीक है। थीम मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना है, ओके। चलिए अब आते हैं हमारे MCQ सेक्शन पे। Which organizations from Japan and India have signed a preliminary agreement to address space debris? आपके ऑप्शंस हैं JAXA and ISRO, Orbital Lasers and Inspacity, SpaceX and Entrix Corporation, NASA and HALE। आंसर बताइए। ऑर्बिटल लेजर्स एंड इंस्पेसिटी, आपको याद होगा ऑर्बिटल लेजर जापान की कंपनी है, ठीक है, जापानीज है, ये इंडिया की है। चलिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड फॉर द साहित्य अकेडमी अवार्ड? साहित्य अकेडमी अवार्ड के जो हिंदी इंग्लिश के जो नाम अनाउंस हुए, हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी, तो उसमें आप बताइए कि कौन कौन सी कितनी लैंग्वेजेस है। 18, 22, 24, 26, 24 लैंग्वेजेस है। What is the primary objective of International Human Solidarity Day? चलिए ऑप्शंस पढ़िए और आंसर बताइए। To celebrate cultural diversity, to promote unity in diversity and foster solidarity to achieve sustainable development goals, to commemorate international treaties, to observe global environmental issues. Answer is to promote unity in diversity and foster solidarity to achieve sustainable development goals, SDG को achieve करने के लिए, है ना। What recent diplomatic action has India taken regarding its relationship with North Korea? North Korea के बारे में हमने जो न्यूज़ पढ़ी थी तो उसके बारे में आप बताइए कि कौन सा recent diplomatic action इंडिया ने लिया है, ठीक है। ऑप्शन ए, closed its embassy in Pyongyang, resumed normal operation at its embassy in Pyongyang, increased trade sanctions against North Korea, established a military alliance with North Korea। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, resumed normal operations at its embassy in Pyongyang, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए सवाल जो कि आप कमेंट सेक्शन में जिसका जवाब दोगे। टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। होप आप लोगों को ये मज़ेदार लगा हो और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ के लिए। देन उसका स्टैटिक पोर्शन कैसे रिलेटेबल है आप लोगों के लिए, एंड एट द एंड MCQs देखने के लिए, चेक करने के लिए कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।